हमने अब तक सदिशों के अदिश गुणनफल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, इसके बारे में ठीक ठाक बात कर ली है। और जब हमने सबसे पहले इसके बारे में बात की थी तब आपको यह भी बताया गया था कि यह सदिशों के गुणन का केवल एक ही प्रकार है। तो अब हम सदिशों के गुणन के दूसरे प्रकार की बात करेंगे, जो कि है सदिशों का सदिश गुणनफल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। और इसके बारे में आपने संभवतः सदिश कलन गणित या भौतिक विज्ञान का अध्ययन करते समय सुना होगा। आपको यहां से एक रोचक तथ्य बताना चाहता हूं, जो कि हालांकि अभी तो हमारे काम में नहीं आएगा, किंतु इसे आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। यह तथ्य है कि अदिश गुणनफल कोई भी विमा में परिभाषित हो सकता है, यानी कि हम दो सदिश लें और उनके चाहे कितने भी घटक हों, अदिश गुणनफल हमारा परिभाषित हो जाएगा। किंतु सदिश गुणनफल अदिश गुणनफल की तुलना में बहुत ज्यादा सीमित होता है। सदिश गुणनफल 3 घटक तक के सदिशों के लिए ही परिभाषित होता है। तो यह इनके बीच एक बहुत बड़ा अंतर हम मान सकते हैं। एक दूसरा बहुत बड़ा अंतर इन दोनों के मध्य यह है कि सदिशों के अदिश गुणनफल से हमें सदैव एक अदिश राशि मिलेगी, यानी कि स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। अर्थात यदि हमने दो सदिशों का अदिश गुणन किया है तो हमें एक संख्या मिलेगी, या कह सकते हैं एक अदिश राशि मिल रही होगी। और यदि हम सदिशों के सदिश गुणनफल की बात कर रहे हैं तो यहां से हमें एक सदिश ही मिलेगा, यानी दो सदिशों के सदिश गुणनफल से हमें एक सदिश ही मिल रहा होगा। और यह जो सदिश हमें मिला है यह उन दोनों सदिशों के लांबिक, यानी जिसे हम इंग्लिश में ऑर्थोगोनल कहते हैं, वह होगा। तो चलिए अब हम सदिशों के सदिश गुणनफल को परिभाषित करते हैं। उम्मीद करता हूं कि इसके लिए आप बहुत उत्साहित होंगे और आपके गणितीय इतिहास में आपने इसे 1-2 बार जरूर देखा होगा। तो चलिए इसकी बात करते हैं। अब मैं मान रहा हूं कि एक सदिश है ए वेक्टर, जो कि बराबर है a1 i कैप प्लस में a2 j कैप प्लस में a3 k कैप। और इसी प्रकार से एक दूसरा सदिश है जो कि है बी वेक्टर, यानी सदिश बी। यह है b1 i कैप प्लस में b2 j कैप और प्लस में b3 k कैप। तो इस प्रकार से ये दो सदिश हैं। और यदि मैं इन दोनों सदिशों के सदिश गुणनफल की बात कर रहा हूं, यानी कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इसकी बात हो रही है, तो यह देखिए किसके बराबर आ जाएगा। यह सदिश ज्ञात करने के लिए हमें एक 3x3 कोटि की सारणिक, यानी कि डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करना पड़ेगा। और वह सारणिक देखिए किस प्रकार से आएगी। मैं यह आपको केवल याद रखने की दृष्टि से बता रहा हूं। इस सारणिक की जो पहली पंक्ति है उसमें हम सबसे पहले लिख देंगे i कैप, j कैप और k कैप। फिर दूसरी पंक्ति में जो हमारा सदिश a है वहां से तीनों घटक आ जाएंगे, यानी कि सदिश a से हम देख सकते हैं यहां पर a1 आएगा, a2 आएगा और a3 आएगा। इसी प्रकार जो तीसरी पंक्ति है उसमें यह जो सदिश b है, यानी कि b वेक्टर है, इसके तीनों घटक आ जाएंगे, यानी यहां पर आ जाएगा b1, b2, b3। तो बस अब हमें इस सारणिक का मान याद करना है और हमें यह सदिश a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर मिल जाएगा। चलिए प्रथम पंक्ति के अनुदिश हम इस सारणिक का प्रसार कर लेते हैं। तो यह मान देखिए क्या आ जाएगा। प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार कर रहे हैं तो यहां पर i कैप आएगा और अब इस i कैप की उप सारणिक लिखते हैं। तो उप सारणिक हेतु हम इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ देंगे और बचे हुए जो अवयव हैं उनको सारणिक में लिख देंगे। तो यहां पर गुणा में आ जाएगा a2, a3, b2, b3। और उसके पश्चात देखिए जब हम सारणिक का प्रसार कर रहे होते हैं तो यह पहला पद यदि प्लस है तो यह जो अवयव है प्रसार करते समय यहां पर माइनस का चिन्ह लेते हैं और इसी प्रकार यहां पर माइनस लिया है तो अगला जो पद है वो प्लस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का लिखा जाएगा j कैप। और इसके लिए अब उप सारणिक लिख लेते हैं हम। तो यह स्तंभ और यह पंक्ति हमने छोड़ दी और बचे हुए जो अवयव हैं उनको सारणिक में लिख देते हैं। तो हमारे पास में बन जाएगा a1, a3, b1, b3। उसके पश्चात प्लस में आ जाएगा k कैप। और अब इसके लिए भी हम उप सारणिक लिख लेते हैं। तो इसके लिए देखिए जो उप सारणिक है, इस स्तंभ और पंक्ति को छोड़ देते हैं, बचे हुए अवयवों को हम
सारणिक में लिख लेते हैं तो A1 A2 B1 B2। तो अब देखिए यह मान किसके बराबर आएगा, यह मान अब हम लिख सकते हैं, यह B3 इस A2 से गुणा हो जाएगा, माइनस में B2 इस A3 से गुणा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यह बन जाएगा A2 B3 माइनस में B2 A3, और यह आ गया है आई कैप। तो इस प्रकार से यहां पर आई कैप। अब उसके पश्चात देखिए इस सारणिक का यदि हम मान लिखें तो अलग से यदि हम लिखना चाहें, यह A1 B3 माइनस में B1 A3 बनेगा ना, क्योंकि यहां से यह B3 इस A1 से गुणा होगा और B1 इस A3 से गुणा होगा, ऐसा हो जाना चाहिए। और यहां बाहर है माइनस का जे कैप, तो यदि मैं प्लस का जे कैप लिखना चाहूं, यहां पर प्लस लिखूं और माइनस 1 को अंदर ले जाऊं, तो ये जो पद हैं इनके चिन्ह विपरीत हो जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं यह बन जाएगा B1 A3, जो माइनस का पद था वह प्लस का हो गया, तो B1 A3 माइनस में A1 B3 इस प्रकार से बन गया। और बाहर हम लिख सकते हैं जे कैप, तो यहां पर जे कैप आ गया। और उसके पश्चात प्लस में B2 इस A1 से गुणा होगा, B1 इस A2 से गुणा होगा, तो यह बन जाएगा, हम लिख सकते हैं अब A1 B2 माइनस का B1 A2, और यह है यहां पर K कैप। तो इस प्रकार से A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का यह मान आ गया है। और एक बात हमें अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए कि हमने इस सारणिक ट्रिक का उपयोग केवल यह जो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का हमें परिणाम मिल रहा है इसे याद रखने के लिए किया है। यहां पर हमारे पास वास्तव में तो कोई आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स है नहीं कि हम उसकी सारणिक का मान ज्ञात करें। यह तो एक प्रकार की ट्रिक है। इस ट्रिक के उपयोग से हम यह याद रखते हैं कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का परिणाम क्या आता है। हो सकता है कि पहली बार में आपको इतना सब समझने में कठिनाई आ रही हो, तो चलिए इसका हम एक उदाहरण ले लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा और अच्छे से यह समझ में आ जाए। तो मान लीजिए हमारे पास में इस प्रकार से दो सदिश है और उनका हम सदिश गुणनफल ले रहे हैं। पहला सदिश है आई कैप माइनस का 7 जे कैप और प्लस में के कैप, और इसके सदिश गुणनफल में यानी क्रॉस प्रोडक्ट में है दूसरा सदिश 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो अब देखिए यहां से हमें क्या सदिश मिलेगा, यदि हमें वह ज्ञात करना है तो हमें यहां पर इस प्रकार की सारणिक का मान ज्ञात करना पड़ेगा। और इस सारणिक की जो पहली पंक्ति है उसमें आ जाएगा आई कैप, जे कैप और के कैप। दूसरी पंक्ति में यह जो पहला सदिश है इसके घटक आ जाएंगे, यानी यहां पर 1 माइनस का 7 और 1। और जो तीसरी पंक्ति है उसमें इस दूसरे सदिश के घटक आ जाएंगे, यानी यहां पर 5, 2 और 4। तो अब हम इस सारणिक का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसका प्रसार हम पहली पंक्ति के अनुदिश कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए पहले तो आई कैप आ जाएगा और उसके पश्चात आई कैप की हम उपसारणिक लिख लेते हैं। तो हमारे पास में देखिए यहां पर बन जाएगा -7 1 2 4, और उसके पश्चात माइनस का जे कैप आ जाएगा। और अब इसके लिए उपसारणिक लिख लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा यहां पर 1 1 5 4। ऊपर हमने देख रखा है कि किस प्रकार हम उपसारणिक लिख रहे हैं। और उसके पश्चात देखिए प्लस में आ जाएगा के कैप, और अब हम इसके लिए भी उपसारणिक लिख लेते हैं। तो हमारे पास में देखिए बन जाएगा 1 माइनस का 7 5 और 2। तो अब देखिए यह जो मान है वह किस प्रकार से आएगा, ये इस प्रकार से गुणा होके घट जाएंगे। 4 1 से गुणा होगा, -5 1 से गुणा होगा, इसी प्रकार 2 1 से गुणा होगा, -5 -7 से गुणा होगा। तो चलिए अब हम इसका मान लिख लेते हैं क्या आने वाला है। तो यह मान देखिए हमारे पास में बन जाएगा 4 गुणा होगा माइनस के 7 से, तो माइनस का 28 आएगा। तो माइनस का 28 और माइनस का 2 गुणा होगा 1 से, तो 2 इस प्रकार आएगा। और यहां बाहर आ जाएगा आई कैप। उसके पश्चात देखिए 4 गुणा होगा 1 से, तो आ जाएगा हमारे पास में 4। तो मान लीजिए इस प्रकार से एक बार हम
4 लिख लेते हैं। फिर 5 गुणा होगा 1 से, तो माइनस का इस प्रकार 5 आ जाएगा, और बाहर है माइनस का जे कैप, तो यहां पर इस प्रकार से हम माइनस लिख लेते हैं। यह हमने माइनस लिख लिया, और इस प्रकार से यहां पर हम जे कैप लिख लेते हैं। और उसके पश्चात प्लस में देखिए 2 गुणा हो रहा है 1 से, तो 2 आ जाएगा, तो 2 माइनस में 5 गुणा हो रहा है -7 से, तो माइनस का 35 आएगा, तो यहां पर माइनस का 35 इस तरीके से आ गया। तो इस प्रकार से हम बाहर लिख लेते हैं के कैप, यहां पर आ जाएगा के कैप। तो अब देखिए यह मान कितना बन जाएगा, -28 माइनस का 2 हो जाएगा -30, तो -30 आई कैप। उसके पश्चात देखिए 4 - 5 हो जाएगा -1, और बाहर -1 है, तो माइनस ऑफ -1 हो जाएगा +1, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास में प्लस का जे कैप केवल, तो प्लस का जे कैप। उसके पश्चात देखिए 2 और माइनस ऑफ -35 यानी -35 हो जाएगा प्लस का 35, और 2 + 35 हो जाएगा 37, तो प्लस में बन जाएगा 37, और यह है के कैप। तो इस प्रकार से यहां पर के कैप आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें दो सदिशों का सदिश गुणनफल ज्ञात करना आ गया, किंतु इसका उपयोग कहां पर होगा। जैसे इस स्थिति में हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणनफल है वो यह ज्ञात किया, और इसी प्रकार यहां पर इस उदाहरण में इन दोनों सदिशों का जो सदिश गुणनफल है वह यह आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास परिणाम आ रहा है, ये जो सदिश आ रहा है, यह ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दोनों के ही लांबिक यानी कि ऑर्थोगोनल होगा। और लांबिक होने का अर्थ हम सामान्य रूप से लंबवत होना या परपेंडिकुलर होने से भी समझ सकते हैं। तो चलिए यह लिख लेते हैं कि ये जो परिणाम आ रहा है यह ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दोनों के ही लांबिक है। तो इस प्रकार हमने इसे लिख लिया। इसी प्रकार यह जो सदिश है यह भी इन दोनों सदिशों के ऑर्थोगोनल यानी कि लांबिक आ रहा है। अब देखिए यदि हम पिछली वीडियो की बात करते हैं जहां हम समतल के अभिलंब सदिशों की बात कर रहे थे, तो चलिए हम एक समतल को दो सदिशों द्वारा परिभाषित करते हैं। तो मान लीजिए इस प्रकार से हमारे पास में यहां पर दो सदिश हैं। मान लीजिए इस प्रकार से हमारे पास दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, और ये मिलकर तीन विमाओं में एक समतल का निर्माण करते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि इन दोनों सदिशों का जो रेखिक संयोजन है, जिसे हम इंग्लिश में लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं, उससे हमें तीन विमाओं में एक समतल मिलता है। तो इस प्रकार से आप यहां पर एक छोटा सा अंतरिक्ष यानी सब स्पेस भी दर्शा सकते हैं। तो हमें तीन विमाओं में इस प्रकार से एक समतल मिल रहा है। तो इन दोनों सदिशों के सदिश गुणन से हमें एक तीसरा सदिश मिलेगा जो कि इन दोनों सदिशों के लांबिक अर्थात ऑर्थोगोनल होगा। यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वह इस प्रकार से आ जाने वाला है। तो अब हो सकता है कि आपके दिमाग में यह आए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर देखिए इन दोनों के लंबवत है, दोनों सदिशों के, तो ये लंबवत कुछ ऐसे भी तो आ सकता है, ऐसे भी लंबवत आ सकता है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा कौन सी है। तो इसके लिए हम दाहिने हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं यानी राइट हैंड रूल। तो इस दाहिने हाथ के नियम में देखिए हम क्या करते हैं, यदि हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार से दो सदिश दिए हुए हैं और हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा पता लगाना चाहते हैं, तो यहां पर हमारा जो दाहिना हाथ है, मान लीजिए इस प्रकार से हमारा दाहिना हाथ है, तो इस दाहिने हाथ में जो हमारी तर्जनी है यानी कि यह जो इंडेक्स फिंगर है, इसको हम ए वेक्टर की दिशा में लेकर आते हैं, और जो हमारी मिडिल फिंगर है यानी कि मध्यमा है, इसको हम बी वेक्टर की दिशा में इस प्रकार से लेकर आते हैं। तो यह ऐसे कुछ बी वेक्टर की दिशा आ जाने वाली है। यह हमारा बी वेक्टर है, और जो उंगलियां हैं उनको ऐसे मोड़ लेते हैं। तो जो हमारा अंगूठा है वह ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा को बताएगा। तो यह जो देखिए हमारे पास अंगूठा आ रहा है, इसकी जो दिशा होने वाली है, तो इस प्रकार से यह हमारी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा आ जाने वाली है। तो इस प्रकार से हम दाहिने हाथ के नियम का प्रयोग करके ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा बता सकते हैं। चलिए अब मैं आपको इस बात से संतुष्ट करा देता हूं
कि यह जो हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है यह इन दोनों ही सदिशों के लांबिक यानी कि ऑर्थोगोनल है। और हम जानते हैं कि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर लांबिक है यानी कि ऑर्थोगोनल है तो इसके लिए क्या स्थिति होती है? दो सदिश लांबिक होने के लिए यह स्थिति है कि उनका जो अदिश गुणनफल है यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है वह शून्य के बराबर आए। तो लांबिक तथा लंबवत में यही फर्क है कि लांबिक जो है वह शून्य सदिशों यानी कि जीरो वेक्टर्स के लिए भी लागू होता है। तो ध्यान दीजिए, मैंने यहां पर यह नहीं कहा कि ये जो दोनों सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर है यह शून्य सदिश नहीं हो सकते। लांबिक के लिए यह शून्य सदिश भी हो सकते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद में दो सदिशों के बीच कोण की बात करेंगे, तब हम ये जरूर कहेंगे कि ये दोनों अशून्य सदिश यानी कि नॉन जीरो वेक्टर्स होने चाहिए। किंतु यदि हम लांबिक के लिए बात कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि ये जो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर है ये अशून्य सदिश हो, ये शून्य सदिश भी हो सकते हैं। चलिए मैं अब आपको इस बात से संतुष्ट करा देता हूं कि यह जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है यह दोनों सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लांबिक है। तो हम क्या करते हैं, पहले इस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अदिश गुणन यानी कि डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं ए वेक्टर के साथ। तो यहां पर देखिए यह हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, इसका हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं यानी यहां पर अदिश गुणन जो ए वेक्टर है। तो ए वेक्टर है हमारे पास a1 i कैप प्लस में a2 j कैप प्लस में a3 k कैप। तो यहां पर देखिए डॉट प्रोडक्ट लेने पर यह क्या बन जाएगा, इसे हम देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहले जो a1 है वह इस पद से गुणा होगा a2 b3 माइनस b2 a3। तो हमें मिल जाएगा a1 a2 b3 माइनस का a1 b2 a3। उसके पश्चात यह जो a2 है यह b1 a3 माइनस a1 b3 के साथ गुणा होगा। तो प्लस में a2 b1 a3 माइनस का a2 a1 b3। उसके पश्चात a3 जो है वह a1 b2 माइनस b1 a2 के साथ गुणा होगा। तो प्लस में a3 a1 b2 और माइनस में a3 b1 a2। तो यहां पर देखिए क्या क्या हुआ है, जब a1 a2 b3 माइनस b2 a3 के साथ गुणा हुआ तब हमें यह पद मिला। उसके बाद जब a2 b1 a3 माइनस a1 b3 के साथ गुणा हुआ तो हमें यह पद मिल गया। उसके पश्चात a3 जो है a1 b2 माइनस b1 a2 के साथ गुणा हुआ तब हमें यह पद मिला है। तो अब हम देख सकते हैं, देखिए यहां पर a1 a2 b3 है और यहां पर माइनस का a1 a2 b3 हमें दिखाई दे रहा है, तो ये आपस में कट जाएंगे। उसके पश्चात यहां पर देखिए a2 b1 a3 यह प्लस का है और यहां पर माइनस का है a2 b1 a3, तो ये भी पद आपस में कट जाएंगे। और देखिए यहां पर a3 a1 b2 यह प्लस का है और a3 a1 b2 ये माइनस का है, तो ये भी आपस में कट जाएंगे, यानी कि यह आ रहा है 0 के बराबर। तो इस प्रकार से इनका अदिश गुणन 0 के बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है यह ए वेक्टर के लांबिक है। चलिए इसके पश्चात हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अदिश गुणन कर लेते हैं बी वेक्टर के साथ। तो यहां पर हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, इसका हम अदिश गुणन यानी कि डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं बी वेक्टर के साथ। तो बी वेक्टर यहां पर है b1 i कैप प्लस में b2 j कैप प्लस में b3 k कैप, इस प्रकार से आ रहा है। तो यहां पर देखिए यह अदिश गुणन हम कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, पहले b1 गुणा होगा a2 b3 माइनस b2 a3 के साथ, तो हमें मिलेगा b1 a2 b3 माइनस का b1 b2 a3। इसके पश्चात b2 गुणा होगा b1 a3 माइनस a1 b3 के साथ, तो हमें मिल जाएगा यहां पर प्लस में b2 b1 a3 माइनस का b2 a1 b3। उसके पश्चात यहां पर b3 गुणा होगा a1 b2 माइनस b1 a2 के साथ, तो हमें मिलेगा यहां पर प्लस का b3 a1 b2 और माइनस का b3 b1 a2। तो अब देखिए यहां पर प्लस का b1 a2 b3 है और माइनस का b3 b1 a2 है, तो ये समान ही पद है और विपरीत चिन्ह है, तो ये आपस में कट जाएंगे।
इसी प्रकार यहां पर माइनस का b1 b2 a3 है और प्लस का b2 b1 a3 है, तो ये भी आपस में कट जाएंगे। माइनस का b2 a1 b3 है और प्लस का b3 a1 b2 है, तो ये भी आपस में कट जाएंगे। तो यह आ गया 0 के बराबर, यानी कि जो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर है वह b वेक्टर के भी लांबिक है। तो इस प्रकार a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इन दोनों ही सदिशों a वेक्टर तथा b वेक्टर के लांबिक आ गया है। और ऐसा होने का कारण यही है कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इसी प्रकार परिभाषित होता है, यानी कि इसका निर्माण ही कुछ ऐसे हुआ है। अर्थात यदि मैं आपको यहां पर यह सब स्पष्ट नहीं करता और आप अपनी तरफ से a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकालते तो आपके सामने भी इसकी कुछ ऐसी ही परिभाषा आती। तो हम भविष्य में इससे संबंधित और रोचक गुणधर्मों की बात करेंगे और उम्मीद करता हूं कि ये सब आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे।